Namaste, my name is Jyoti Singh and I am from the organization RVPC Charitable Organization. Today आज मैं अपने साथ लाई हूँ स्नेहा जावरेकर. नमस्ते. ये एक राइटर हैं, एक्टर हैं और ऑल्सो टैरोट कार्ड रीडर. एंड इनकी जर्नी, इनकी लाइफ इतनी इंस्पिरेशनल है. अगर आप इनकी स्टोरी सुनेंगे कि आपको भी लगेगा कि मे बी आप भी कुछ करें ज़िंदगी में, बिकॉज अपने चैलेंजेस के साथ ये फिर भी इस लाइफ में डिफरेंस बनाना चाहती हैं. तो स्नेहा, अपने बारे में कुछ बताइए. आपकी बचपन कैसे गुजरा, आप आज इस मंजिल पे कैसे पहुंची? ओके. मेरा नाम स्नेहा चावले है. मेरा बचपन लातूर में गया मम्मी पापा के साथ. मेरे 2 भाई और मेरी एक बहन है. बहुत नॉर्मल अपर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ. मम्मी पापा ने बहुत संस्कार देके और एजुकेशन बैकग्राउंड रखते हुए हमको बड़े किया है. तो घर में एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत इम्पोर्टेंट रखता है. सो एवरीवन इज़ वेरी वेल एजुकेटेड इन माय फैमिली. जैसे स्कूलिंग हो गया, कॉलेज फाइनल ईयर में थी, तब एज यूजुअल लड़कियों को रिश्ते आते हैं. तो मुझे भी रिश्ते आना शुरू हो गए थे शादी के लिए. और पापा के कोई फ्रेंड थे, उनके थ्रू जो मिस्टर एक्स हस्बैंड थे उनका रिश्ता आया था. जैसे मैंने मेंशन किया कि बैकग्राउंड बहुत एजुकेशन बेस्ड है, तो उस बंदे में भी एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट था. मुझे मेरा कहना था एजुकेटेड पीपल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होते हैं. समहाउ ये राइट है, बट मैं अपने बारे में कहूँगी कि मैं वहाँ फेलियर साबित हुई और वो सच नहीं रहा मेरे लिए. वेरी वेल एजुकेटेड होते हुए भी उनकी फैमिली की तरफ से और उनकी तरफ से वो सपोर्ट मुझे नहीं मिला एज एन बहू जो मिलना चाहिए था. शादी के फर्स्ट डे से ही वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गई थी. शादी के पहले भी रिश्ता बनने के पहले टूटने के कगार पे 2 बार आ चुका था. और मैं गई थी उनसे मिलने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों मेरे मम्मी पापा को इस तरह से बिहेव किया जाता है, कि उनके साथ उनकी अपमानजनक व्यवहार उनको दिया जाता है. और जब मैं गई तो पिक्चर पूरा वाइस वर्सा था और मुझे एज अ प्रिंसेस ट्रीट कर रहे थे. और मेरे सामने मेरे सारे फैमिली और जो रिलेटिव्स आए थे उनको शादी भी से पहले? जी. उनको भी सब शादी से जस्ट 4 डेज पहले. क्योंकि मुझे था अगर मेरे पेरेंट्स को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, उनका मान नहीं रखा जा रहा है, तो ऐसे फैमिली में मुझे शादी नहीं करनी है. इसलिए मैं मिलने गई थी. और वहाँ पे मेरे पूरे फैमिली ने सपोर्ट भी किया था कि ठीक है आप आके मिल लो. और उसके बाद पूरा पिक्चर चेंज था. बहुत अच्छे से बिहेवियर रहा. एंड उसी दिन जाके नेक्स्ट डे मुझे फिर से हल्दी वगैरह सब रस्म शुरू होने वाले थे, तो मैं दोबारा आई. ऐसे तैसे करके शादी ठीक ठाक से हो गई. बट शादी के सेम डे से प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए थे. जैसे स्टेज पे उनके फैमिली से कोई मिलने आया था गिफ्ट देने के लिए, और मैंने थैंक यू करके शेक हैंड किया था. तो आपने शेक हैंड क्यों किया? वही स्टेज पे से स्टार्ट हो गई थी स्टोरीज. मम्मी को जब बोला तो मम्मा ने बोला कि ऐसे होता है और आपको हमने बहुत फ्री माहौल में बड़ा किया है. आपको हमने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए. आपको हमने चॉइस दिया था कि आप अपनी तरफ से समझदार हो, क्या सही है क्या गलत है. इस वजह से भी हो सकता है कि आपको वहाँ रिस्ट्रिक्टेड लगे. धीरे धीरे आप उनको समझ जाओगे और वो आपको समझेंगे तो प्रॉब्लम कम होना शुरू होगा. और मुझे भी वो सही लगा मम्मा का समझाना. और फिर वहाँ से लाइफ तो स्टार्ट हुआ, बट लाइफ के साथ साथ सेम टाइम प्रॉब्लम्स भी हैंड टू हैंड चल रहे थे जो नेवर एंडिंग थे. और उसका एंड वहाँ पे जाके हुआ कि मुझे जला दिया गया. बार बार डाउरी मांगना शुरू था उनका इन बिटवीन. इंडिया में हर तीसरे दूसरे महीने में ट्रैवल फेस्टिवल्स आते हैं, तो रिलेटेड फेस्टिवल पति को ये देना चाहिए, घर का जमाई है तुम्हारा तो उसको ये गोल्ड मिलना चाहिए था, घर में ये चीज़ें आनी चाहिए थी, हमारे लिए ये करो. शादी हुई थी तो क्या आपने डावरी दी थी? यस, डावरी दी थी. उन्होंने डावरी की तरह मांगी थी. और मेरे पापा ने ये कह के पैसे दिए थे कि बेटी है, उसका घर सेटल होने के लिए हमारी तरफ से हेल्प समझ के हम दे रहे हैं. इस तौर पे वो आपस अंडरस्टैंडिंग था लेने वालों का और देने वालों का, मेरे फैमिली की तरफ से भी. तो उसको पापा ने एक सपोर्ट करके दे दिया था. इट्स नॉट कि डावरी डावरी टाइप ऑफ थिंग, बट उसके बाद जो डिमांड हो रहे थे इट्स लाइक अ कंप्लीट डावरी थिंग्स. ओके. सो बेसिकली कैसे डिमांड्स है कि पैसे हर एक फंक्शन पे कुछ देना है, या गोल्ड्स मांगा जाता था, चीज़ें घर की मांगी जा रही थी, फर्नीचर मांगा जाता था. तो हर बार मेरे पापा इतना सब नहीं कर सकते थे क्योंकि मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी और मेरे बाद एजुकेशन करते हुए मेरे 2 भाई और मेरी एक बहन थी. मम्मी पापा और बाकी पापा के पेरेंट्स भी हमारे साथ थे, तो सबको पापा को ही देखना था. इट्स नॉट पॉसिबल कि पापा सारा पैसा मेरे लिए देते रहते. तो फिर
ठीक है, आपकी कहानी बढ़ती रही। आपको मारा कभी आपके हस्बैंड इससे पहले या कुछ किया? यस, थर्ड डे से मारना पीटना शुरू हुआ था। इट्स ओके। लाइक अ वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। उनके भाई के बेटे ने पेपर लिया और वो पेपर फाड़ रहा था मॉर्निंग में कोई पढ़ने से पहले, और वो कोई छोटा बच्चा नहीं था, इज़ अ 14-15 ईयर्स बॉय। तो मैंने पूछा उसको कि आप पेपर क्यों फाड़ रहे हो, किसी ने पढ़ा भी नहीं है। ये मेरा वॉइस इतने ही वॉल्यूम पे था, और उसके लिए उनके भाई ने भड़काया कि देख तेरी बीवी कैसे मुंह खोल के बात करती है, बात करने की तमीज़ नहीं है, अभी उसका मुंह बंद करो वरना इसके बाद तो वो फिर तुम्हारे सर पे बैठेगी। एंड उन्होंने कुछ सुना नहीं, उन्होंने कुछ देखा नहीं, समझा नहीं, आके सीधा मुंह पे 2 चमाट लगा के निकल गए। तो आपने कभी अपने पेरेंट्स को बात बताई कि आप काफ़ी बार, क्योंकि मम्मी पापा ने फेस पे मारे हुए दाग भी देखे हुए हैं, बॉडी पे लगे हुए भी ज़ख्म देखे हुए हैं, तो उनको अंदाज़ा था और उन्होंने पूछा भी था, तब मैंने बताया भी था कि हाँ मारपीट हो रही है। बट उसके बाद भी पेरेंट्स ने जो स्ट्रॉन्ग लेना चाहिए था, मतलब मुझे उस चीज़ का दुख आज भी है कि जो पापा ने मम्मी ने नाज़ों से पाला हुआ था, हर एक चीज़ हमारी डिमांड्स को कंप्लीट किया था, वही पेरेंट्स एक शादी के बाद इतने डिटैच्ड कैसे हो सकते हैं उसी बेटी से जिसके वो इतना प्यार करते थे। वो चीज़ मेरे समझ में आज भी नहीं आती ऑनेस्टली। ओके, सो आप ये सहती गई कितने समय तक हुआ ये सब? 5 साल ऑलमोस्ट। 1 ईयर? 5 साल। 5 साल? Yes. तो उसके बीच में यू ऑल्सो बिकेम प्रेग्नेंट? यस, आफ्टर 9 मंथ्स प्रेग्नेंट रही, बट फर्स्ट मंथ से ही था कि इसको बच्चा नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके टेस्ट किए थे और मेरा कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ था। मुझे 1.5-2 महीने बाद माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो माइग्रेन अटैक था और वो लोग मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। डॉक्टर ने मेरा नब्ज तपास चेक किया और मुझे मेडिसिन सर दर्द के लिए दिया, और इन लोगों ने बोला गया था कि इसका हमने मेडिकल चेकअप किया है और इसको बच्चा नहीं हो सकता है। सो 9 महीने के बाद, ये पहली साल की शादी है, सो 9 महीने के बाद आपका बेबी हुआ? प्रेग्नेंट रही, 1.5 साल बाद मेरा बेबी मेरे हाथ में था। अच्छा, 1.5 साल बाद। तो इट वाज अ बॉय और गर्ल? बॉय, बेबी अच्छा, बॉय। बेबी बॉय। तो उसके बाद फिर भी आपको बहुत मारपीट हुई? प्रेगनेंसी के 3.5 मंथ बाद मारना पीटना कम था, डिलीवरी होने तक। Okay. आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर 2.5 मंथ्स में बाद में वापस घर आई थी इनके पास। 5.5 मंथ में मम्मी के पास जाके रही थी। Okay. 7 मंथ्स में जाके बेबी 2 महीने का हुआ तब आई। फिर उसके बाद अगेन इट्स बैक टू नॉर्मल? नो, बैक टू नॉर्मल इन द सेंस कि मारपीट फिर से शुरू हो गई। तो उसके बाद ये जो आपके साथ जो हादसा हुआ है, द इंसिडेंट दैट हैपेंड, तो ये कैसे हुआ? 5 साल के बाद इतने इंटेंसिटी से कैसे हो गया ये सब? इट्स लाइक 4 इयर्स बाद ये हादसा हुआ। और मैं हादसा कहती हूँ, बट ये सोच समझ के की हुई साजिश थी मेरे खिलाफ। इट्स 24 दिसंबर 2000 की घटना है। डेट इसलिए फिक्स याद है, जली हुई थी इस वजह से नहीं, पर क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे घर बाय करना था मेरे बेटे के लिए, और जहाँ मैं रह चुकी थी हस्बैंड के साथ 1 ईयर, वहीं जाके घर लेना था। इसलिए मैंने सारा क्रिसमस का तैयारी करके रखा था। नेक्स्ट डे पार्टी में कौन क्या पहनेगा, कौन क्या पहनेगा, और मॉर्निंग हम जाने वाले थे। बट 24th मॉर्निंग से कुछ ना कुछ फोन्स चले जा रहे थे, और उस टाइम पे थोड़ा वियर्डनेस था वो कि बार बार बालकनी में जाके हस्बैंड बात कर रहे थे मॉर्निंग के टाइम, या दरवाज़ा बंद करके बात कर रहे थे। रात को आए तो भी ऐसे ही बात हो रही थी उनकी, जो मुझे लग रहा था कि ऐसे कभी नहीं करते हैं, सामने बैठ के बात करते। उस दिन क्या अलग हो रहा था, मैंने सोचा जाने दो, बेबी भी घर में है, टीवी चल रही है, आवाज़ की वजह से मे भी कोई ऑफिस कॉल्स वो यहाँ वहाँ जाके ले रहे होंगे। थोड़ी देर बाद वो नीचे गया और उनके साथ उनके भाई आए, जिनका एंट्री कहीं हुआ नहीं है क्योंकि ये लेने के लिए नीचे गए थे। खाना वाना सब हो गया था, और खाना खाने के बाद ऐसे ही टेबल पे सेंटर टेबल था, सोफे लगे हुए थे, उनको पानी मांगा। मैं पानी लेके जाके हाथ में खड़ी थी, 2-3 मिनट वेट किया, वो नहीं ले रहे थे, इसलिए मैंने वो टेबल पे सामने रखा और मूव कर रही थी। तब तक उनके भाई ने उनको फिर से पिन कर दिया कि देखो तुम्हारी वाइफ को तमीज़ भी नहीं है कि पानी ऐसे ही फेंक के चली जा रही है। तो मैंने टर्न होके बस इतना बोला कि मैंने फेंका नहीं है, मैंने रखा है, और आई थॉट आप लोग बिजी हो किसी कन्वर्सेशन में, तो आपको डिस्टर्ब ना करना बेटर है, इसलिए मैं रख के चुपचाप चली जा रही हूँ। तो पता नहीं क्या आंखों से इशारा हो गया और इन्होंने उठ के सीधा मारना शुरू कर दिया। मेरे भाई को पलट के जवाब क्यों देते हो?
एंड देन उसके बाद 5 मिनट बाद मैं अंदर चली गई रोते हुए। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था कि हमेशा से इंसल्टिंग बिहेवियर क्यों। अभी तो 5 साल होने को आ रहे हैं लाइफ को, 4.5 साल। अभी भी आप नहीं मुझे समझ पाओगे तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। ये बहुत बड़ा स्पैन होता है एक दूसरे को समझने के लिए। और मैं किचन में किचन का प्लेटफॉर्म साफ कर रही थी उस टाइम पे। क्या बातचीत हुई, कैसे हुई, आई रियली डोंट नो टेल। बस मुझे पीछे से किचन प्लेटफॉर्म साफ करते हुए एक आवाज़ मिलती है, नेहू, जो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार से बुलाते थे। और उस वॉइस से मैं बहुत अटैच थी। मुझे नहीं मालूम था वही आवाज़ मेरी पूरी लाइफ खराब करके जाएगी। काश मैंने उस आवाज़ पे टर्न नहीं किया होता तो शायद आज मेरा फेस जला हुआ नहीं होता। सॉरी। सॉरी। नहीं, ठीक है। वहाँ से प्लीज वो नैपकिन दोगे, मैंने रखा है वहाँ पेपर नैपकिन छोटा। हाँ वही। थैंक यू। आई एम सो सॉरी। ब्रेक नहीं, आई एम सॉरी, ये होता रहता है इन बिटवीन। यस प्लीज। It's not easy. I don't know why, but मैं still वो इमोशन से नहीं निकल पा रही हूँ। नहीं, it's not easy. मैं याल को भी बार बार बोलती हूँ शोज में, यार आई एम सो सॉरी। She said, Sneh, just shut up. नहीं, it's okay. It's not sorry, it's you. ऐसे मैं नहीं निकल पा रही हूँ। इतने 300 शोज के बाद भी मैं नहीं निकल पा रही हूँ। नहीं, come on. देखो इसकी लाइफ चेंज हो जाती है शुरू से। It's not easy. थैंक यू बेटा। मेरी वही लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी शायद कि मैंने उस आवाज़ पे, वही प्यार भरी आवाज़ सोच के मैंने टर्न बैक किया। और मुझे पेंटिंग का थोड़ा बहुत शौक था, तो इतना सा केरोसिन मेरे मेड ने मुझे ला के दिया था ब्रश क्लीनिंग के लिए। तो वो किचन के विंडो के पास मैंने वो सारे टिन के इसमें डाल के रख दिए थे। कोक का टिन था, उसको कट करके ऐसे बड़े इसमें रख दिया था। एंड एवरीवन नोज कि यहाँ पे ये रखा रहता है, क्योंकि बेटे को वहाँ पे हम जाने नहीं देते थे, केरोसिन है। तो मैंने घर में भी बोल के रखा था। वो केरोसिन का कैन ब्रश वहीं रख के हस्बैंड के भाई ने उनके हाथ में दे दिया और बोला कि इसको मार दे यार, बहुत हो चुका तेरे लिए, तो हमेशा से रिश्ते इससे बेटर भी रहे हैं। तो उन्होंने वो दोनों के झड़प में वो पूरा मेरी तरफ फेंक दिया गया और वो पूरा केरोसिन मेरे पेट पे आके गिरा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हो, डरा रहे हो, क्या करना चाहते हो। और ये सारा इंसिडेंस मेरा 3.5-4 साल का बेटा देख भी रहा था तब। और उसके इमीडिएट मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ फ्रिज के ऊपर 2 होम लाइट्स के बड़े मैच बॉक्स रखे थे। वो मैच बॉक्स ही अलाउ करते थे यूज़ करने के लिए। और वहाँ से उन्होंने, भाई ने वो भी निकाल के जला के उसकी तरफ दे दिया और बोला कि फेंक दो। तो आई स्टिल डोंट नो, मैं समझ भी नहीं पाती और रिकनेक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ को कि किसने फेंका, क्योंकि हाथ में उसके भाई के था और वो दे रहा था। तो उसने उसको दे के फेंका या झड़प में मेरी तरफ गया है, वो एग्जैक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो हाथ का इधर उधर सब चल रहा था। बट उसी गलती में वो आके सेम इसमें मेरी तरफ गया यहाँ वहाँ, और केरोसिन पूरा फैल चुका था। तो इमीडिएट बर्न पकड़ लिया। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रही थी। मेरा बेटा चिल्ला भी रहा था, मम्मा को जला दिया, मम्मा को जला दिया। उसको पीछे की तरफ ढकेल दिया गया। और जब उसने देखा कि बहुत जल चुकी है, तब उसी हस्बैंड ने मुझे उठा के बाथरूम में फेंका, पानी डाला यहाँ वहाँ से और नेबर्स को कनेक्ट करके बुलाया। स्नेहा ने खुद को जला दिया है, स्नेहा ने खुद को जला दिया है। नेबर आए, मेरे पेरेंट्स को भी फ़ोन किया, पापा मम्मी नेक्स्ट डे इवनिंग तक पहुंच चुके थे।
वहाँ से हॉस्पिटल लेके गए। मुझे याद नहीं आता है कौन से हॉस्पिटल क्या लेके गए थे, बट ने बस बताते हैं कि एक छोटा हॉस्पिटल कोई मलाड का था, वहाँ गए। देन वहाँ से नहीं होगा बोल के ऑन द वे हिंदुजा में शिफ्ट किया था। फिर वहाँ पे मैं 2.5 मंथ्स के लिए थी। बेसिक सर्जरीज फिर वहीं पे हुई थी। आपने इतना किया, थैंक यू। अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से। बहुत करेज होता है इस बात को लोगों के पास आकर बोलना और शेयर करना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से आप जी रहे हो एंड द पॉजिटिव स्ट्रेंथ जो आप लोगों को दे रहे हो, इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। स्नेहा, आपने अपनी स्टोरी शेयर की हमसे। एक्चुअली पता नहीं कि कैसे बोले कि सॉरी या कुछ ऐसी, क्योंकि जो ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में उसका हमको एहसास ही नहीं कि हम कैसे फील करेंगे अगर हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ होए कुछ। तो थैंक यू कि आपने इतनी आई गेस हमें अपनी स्टोरी बताई है। मगर आगे बढ़ते हुए जब आप हॉस्पिटल से निकली तो आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई, क्या हुआ आपके साथ, एंड आप जहाँ पे हैं आज वहाँ कैसे पहुँचे आप इस लेवल तक, अब तक यहाँ तक। तो जिस थोड़ा सा अपना बताइए कि क्या हुआ आपके साथ, कि जो हमारी ऑडियंस देख रही है वो समझ पाए कि आपके पास आपकी स्ट्रेंथ कहाँ से आई इतनी, जो आपने जो कुछ कवर किया अपनी लाइफ में। आई गेस स्ट्रेंथ बचपन से थी, क्योंकि घर में जैसे मैंने बोला बड़ी बेटी थी, इसलिए मेरे छोटे भाइयों की पेरेंट्स बन के भी मैं उनके लिए स्कूल में जाती रही थी। और बचपन से ही करेज और वो गट्स था, बट थोड़े टाइम के लिए आफ्टर मैरिज वो बहुत सॉफ्ट कर दिया था, क्योंकि बहू को ऐसे नहीं करना चाहिए, वो सब क्राइटेरिया इज़ देयर, डॉटर इन लॉ इस तरह से बिहेव नहीं करती है। सो इस वजह से वो थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया गया था, बट कहीं ना कहीं वो करेज स्ट्रेंथ इनर था, बचपन से ही गॉड गिफ्टेड रहा है। जैसे हॉस्पिटल से आए लाइफ कम्प्लीटली चेंज था। मेरा बेडरूम मेरा नहीं रहा था, हस्बैंड ने मेरे पिलो और बेड उठा के साइड वाले रूम में बेटे के फेंक दिया था, और बेटे के साथ वो उस रूम में शिफ्ट हो गए। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा कि मेरा बेड क्यों फेंका गया, मेरा चद्दर वद्दर सब। तो बोला गया कि नहीं, आपको बहुत सारे ज़ख्म है, तो आपको हो सकता है गलती से हमारा हाथ वाथ लग जाए और आपको हर्ट हो। तो मैंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम।
तो मैंने वहाँ पे शिफ्ट हो गई। 1.5 ईयर तक वो साथ रहे, कहीं पे कोई केस करने नहीं दिया, कहीं पे कुछ स्टेटमेंट नहीं देने दिया। मेरे पेरेंट्स को मुझसे ज़्यादा तो दूर रखने की कोशिश की। तो आपका हॉस्पिटल में किसी ने केस नहीं दर्ज किया? नहीं, हॉस्पिटल में थे? नहीं। ओके, क्योंकि मुझे लगा कि हॉस्पिटल में अगर आप बर्न विक्टिम हो, कुछ भी हो, बर्न हो, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया हो, किसी ने जलाया हुआ हो, कुछ भी घटना इस तरह से वियर्ड अलग होती है तो नॉर्मली पुलिस केस हो जाती है। हाँ। तो वो पुलिस केस हुई, पुलिस आए भी, बट मुझे कहीं कुछ याद नहीं आता है इतने सारे इंसिडेंट्स में कि मैंने कहीं स्टेटमेंट दिया है। हाँ, पुलिस के पास स्टेटमेंट है बट वो मैंने दिया हुआ स्टेटमेंट ही नहीं है। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। वहाँ से फिर जब मैं घर आई तो घर पे भी मुझे कोई कुछ कहीं अटैचमेंट रहने नहीं दिया। इन बिटवीन 3-4 मंथ्स में मेरे सर्जरीज हो रहे थे जो हस्बैंड के ऑफिस की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा था। वो अच्छे कंपनी में वर्किंग था तो फैमिली के लिए मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड होती है, तो उसी में मेरा सर्जरीज का और इस सब का पेमेंट जा रहा था। मम्मी मेरे सर्जरीज के लिए आते थे, कई बार पापा छुट्टी लेके आते थे तो उनको घर पे आना भी अलाउड नहीं रखा था उस टाइम भी। हॉस्पिटल में आओ, हॉस्पिटल में मेरी केयर करो और हॉस्पिटल से ही वापस जाना है, क्योंकि आप आओगे तो फिर वो इमोशनली थोड़ा सा ये हो जाएगी, रिकवर नहीं हो पाएगी। ऐसे ऐसे सारे रीजंस बताते हुए मम्मी पापा से, सारे पेरेंट्स, सभी फैमिली वालों से मुझे दूर किया गया। और एक दिन जब मैं मेरे 2003 के सर्जरीज करके घर पे वापस आई थी, उस दिन उनका क्या फिक्स था पता नहीं, बट मेरे बेटे का बैग पैक था, मेरे हस्बैंड का बैग पैक था, मेरे मदर इन लॉ का बैग ऑलरेडी पैक था। मेरे हस्बैंड मुझे गाड़ी से नीचे छोड़ दिए थे बिल्डिंग के लिफ्ट के पास, बोला आप जाओ मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। मैं ऐसे तैसे करके अपना बैग एक हाथ से खींच रही थी क्योंकि मेरे हाथ के वगैरह सारे सर्जरीज हो चुके थे और नोज़ और लिप्स करेक्शंस था, तो नोज़ पे और इस पे भी पाइप लगे हुए थे सांस लेने के लिए। वहाँ से जब मैं घर में एंटर करती हूँ तो मदर इन लॉ बोलते हैं कि आ गई फिर से मुझे तकलीफ देने के लिए, इसके लिए मुझे घर से जाना पड़ेगा अभी। और अपना बैग उन्होंने खुद बाहर रखा एंड जैसे हस्बैंड ऊपर आए बोला तेरी बीवी ने मेरा बैग फेंक दिया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे समझ में नहीं आया, इतने एजुकेटेड होते हुए उन्होंने ये थॉट क्यों नहीं दिया कि अपना खुद का बैग मेरे सामने खींचते हुए गई है, इसके थाई की स्किन निकाली है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है ऑलरेडी, इसके हाथ के इंजरीज है, ये मारेगी कैसे। पर वो थॉट ना देखते हुए उन्होंने खींच के जोर से मारा अंदर आके मुझे धक्का देके। तो मेरे राइट साइड का नोज में जो पाइप लगे थे मुझे सांस लेने के लिए बाहर तक आए थे वो गिर गया एंड स्टिल माय नोज आर लाइक डैमेज। मैं वहाँ से ठीक तरह से सांस नहीं ले पाती हूँ। डे टू डे बेसिस लाइफ में मुझे तकलीफ होती है सांस लेने के लिए। और उसी सेम डे वो फिर निकल गए घर से अपनी मम्मी और मेरे बेटे को लेके। तब मेरा बेटा 4.5 years old था। तो उसके बाद जब वो चले गए आप रहे घर पे? मैं उन्हीं के घर में, उस कंपनी के जो फ्लैट्स थे उसी में रही थी। मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोला, मम्मा तो ऑन द वे थी, जो पहुंची भी नहीं थी अभी। मेरे अंकल के घर यहाँ से मुंबई में उल्लासनगर पहुंच चुकी थी। रात का उसका घर जाने के लिए बस था। पापा को फ़ोन लगाया था मैंने, पापा ने बोला कि मम्मा नहीं आई है, मम्मा तो कल सुबह आएगी, मगर ऐसी चीज़ हुई है तो 2-4 दिन में दिमाग शांत हो जाएगा तो वापस आएंगी। हमारे यहाँ जो नेबर थे जो सेम ऑफिस में उसके काम करते थे उनको भी मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे घटना हुई है, तो उन्होंने भी यही सब ने बोला, स्नेहा डोंट वरी, थोड़ा शांत हो जाओ, सब हॉस्पिटल ये सब चल रहा है, उसको घर का भी प्रेशर आ रहा है तो गुस्सा हुआ होगा, वो वापस आ जाएगा। मैं शांत रही। उस कुछ दिन बाद मेरे बेटे का बर्थडे भी था। मैंने कॉल करने की कोशिश की, मुझे तब से अब तक मेरे बेटे से ना बात करने दिया जा रहा है, ना मिलने दिया जाता है, ना दिखाते हैं, ना उसके बारे में कहीं कोई राइट इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती। अब आपका बेटा कितने साल का है? He is 18 years old. So from 4.5 to 18. Yes. Not seen your son. No. बात की कभी आपने? नहीं। 2006 में जब मैं सर्जरीज के लिए दोबारा गई थी, लास्ट सर्जरीज थे मेरे, उस टाइम मेरा बीपी बहुत लो हो चुका था। तब मेरे डॉक्टर ने इनिशिएट लेके मेरे ऑफिस में हस्बैंड की बात कराई थी कि उसको प्लीज़ एक बार उसके बेटे से बात करा दो, उसका सर्जरीज होने वाला है और उसका बीपी बहुत अप एंड डाउन हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर हर। तब मैंने मेरे बेटे से लास्ट बात की हुई मुझे याद आती है। तो मेरे सामने वो 18 ईयर्स में लगने वाला बच्चा कितना बड़ा दिखता है, मेरे कंपेयर में हाइट में कितना कम या ज़्यादा है,
या उसका फेस अब किस तरह से चेंज हुआ है मुझे नहीं याद आता है। मुझे अभी भी मेरा वो 4.5 years वाला माई बेबी माई तेज उतना ही समझ में आता है। कई बार उसके फ्रेंड्स जो कॉलोनी में खेलते थे, उस कॉलोनी में मैं आज भी अपने काम से जाती हूँ, उनको देख के बस मेजरमेंट कर लेती हूँ दिमाग में, अच्छा ये आकाश तेज से थोड़ा हाइट में कम था तो तेज इससे थोड़ा हाइट में और ज़्यादा दिखता होगा, इतना लंबा हो चुका होगा। शायद वो साथ होता तो तब मैं उसका हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करती थी, शायद आज वो मेरा हाथ पकड़ के मेरा रास्ता क्रॉस कर दे। I'm surprised कि आप उसके बाद भी इतना कुछ कर रही हैं। तो कभी आपने कोशिश की अपने बच्चे से मिलने की? बहुत कोशिश की है, मगर वो नहीं अलाउ करते? नहीं अलाउ आपको करते। पता है वो कहाँ रहते हैं? नहीं, Okay. सब फॉल्स बताया जाता है कि नासिक में है, वाशी में है, वाई में है, यहाँ नहीं है, वहाँ है, वो एग्जैक्ट कहीं बताया नहीं जाता है। Okay. तो आप उसके बाद उनके घर के रहने के बाद आपकी फिर क्या जर्नी रही? आप वो तो चले गए, वो आप वापस कभी आए नहीं? वापस नहीं आए। उन्होंने केसेस डाले मेरे ऊपर कि ये खाना नहीं बनाती, इसलिए मेरे बेटे का ग्रोथ रुक गया है। इसकी वजह से हमारा फैमिली में इकट्ठा बैठ के खाना खाने का सुख निकल चुका है, और ये मेंटली रिटायर्ड है, इसने खुद को जलाया हुआ है, और इसकी वजह से मेरे बेटे को प्रॉब्लम में आ सकता है, मेरे बेटे को जलाने की कोशिश की है। ये सारे स्टेटमेंट उन्होंने कोर्ट में दिए हुए हैं, और कोर्ट में जज उनके तब के जले हुए हाथों के निशान जो यहाँ वहाँ है, बस पाम पे है, उसके फोटोग्राफ्स तब के निकाले जो इन्होंने रखे थे, किस पर्पस से निकाले थे, फिर वो आज मुझे डाउट आता है और सवाल आता है, तो आपको शायद यही सब करना था आगे चल के, इसलिए आपने वो आपके हाथ के बर्न के फोटोज भी निकाल के रखे हैं। उतना जला हुआ मेरा बॉडी, मेरा फेस, मेरा हाथ, मेरा नेक जज को नहीं दिखाई देता है, उनके वो हाथ दिखाई देते हैं, और जज बोलते हैं हाँ आपने खुद ने जलाने की कोशिश की है अपने आप को, और ये वहाँ पे मुझे जजमेंट है। आपका जजमेंट था? यस। तो इतनी नाइंसाफी होने के बाद आपने कैसे मैनेज किया कि आप अपने आप को उठा पाए और कुछ कर पाए? मेरे ख्याल से कोई भी लेडी को अगर घर से बाहर निकलना है तो उसका खुद का घर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि शादी तक मम्मी पापा भी ये कह के आपको बड़ा करते कि ये तो पराए घर की बेटी है, इसको तो शादी करके जाना है। जैसे ही शादी हो जाती है वो उनके सारे डॉक्यूमेंट से लड़की का नाम हटाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो राशनिंग कार्ड हो, चाहे वो घर का किसी भी कोई तरह का पेपर हो, प्रॉपर्टी हो। और जैसे हस्बैंड के साथ जाओ वो टाइम लेते हैं कि इसको हमारे घर में कब हम इंक्लूड करेंगे, इमीडिएट बेसिस पे वो भी सारे डॉक्यूमेंट्स करके नहीं देते हैं आपकी, नाउ यू आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो दोनों तरफ से लटकती रहती है, तो बस वो लेडी रहती है। मुझे भी घर से निकलने के लिए, उनके जो घर में रह रही थी मैं कंपनी क्वार्टर्स में, मुझे भी था कि मुझे मेरे हक का एक छत मिल जाए तो मैं यहाँ से मूव ऑन करूँ। और 2003 से जब उन्होंने केसेस डाले, मैंने 2010 तक लड़े, बट इन बिटवीन मैंने अपने लिए बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। जैसे आपने मेंशन किया, टैरो कार्ड सीखा, एंजल कार्ड सीखा, टी कॉफी रीडिंग सीखा, हिप्नोटिज्म सीखा, ग्राफोलॉजी सीखा, वास्तु, फेंग शुई, ये सब सीख के मैंने क्लाइंट्स लेना शुरू कर दिया, और वहाँ से मेरे क्लाइंट्स बढ़ते गए। माउथ पब्लिसिटी टू माउथ पब्लिसिटी, लोगों ने मेरी पब्लिसिटी की मेरे रिजल्ट्स देखते हुए, और वहाँ से मेरा जर्नी अपने लिए पर्सनल जर्नी शुरू हो गया था कि मैं अपने लिए स्टैंड कर पाऊँ, अपने लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाऊँ। और वो चीज़ मिस हस्बैंड को नहीं पता थी कि ये ऐसा भी कुछ कर रही है, तो साइमल्टेनियसली मैं कर रही थी, क्योंकि तब मेरे लॉयर ने मुझे एक बहुत सही सलाह दी थी। तब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था कि ये क्यों नहीं बताने दे रही है कि मैं तो अपने तरफ से मेहनत कर रही हूँ, पर उन्होंने कहा था कि आज अगर आप ये बात बताते हो तो आपके ऊपर और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप इस चीज़ को साइड में रखो, अगर थोड़ी बहुत हेल्प आपको मिल रही है मेडिकली वो भी बंद हो जाएगी, वो भी सर्जरीज आपके नहीं होंगे फिर। और उस बेसिस पे मैं चुप भी रही थी उस टाइम पे, एंड आई थिंक उसका ये बहुत करेक्ट था मेरे लिए एडवाइस करना, क्योंकि फिर आज आपके सामने जो 22 सर्जरीज के बाद मैं बैठी हूँ, शायद ये भी फेस मेरा नहीं होता। और वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ कि अपने लिए थोड़े थोड़े पैसे साइड में निकाल के छोटे छोटे स्मॉल एफडीज बनाती हुई गई, और जैसे मैंने घर के लिए देखना शुरू कर दिया, मैंने एक अमाउंट दे के घर बुक किया, एंड जैसे
मुझे लगा कि ना आई एम केपेबल, मैंने वहाँ से जाके फिर 3.5 इयर्स के लिए रेंट पे रही। तब तक मेरा घर प्रोसेस में था, बन रहा था। जैसे ही मेरे घर का पोजीशन मिला मैंने वहाँ मूव ऑन किया, बट सेम टाइम मैंने अपने करियर को लेके काफ़ी चीज़ें सीखी भी है, सीख भी रही हूँ स्टिल, और उस वे पे मैं आगे 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 बढ़ती गई। लोगों ने इतने अच्छे हेल्पिंग हैंड दिए कि उस वजह से मेरा माउथ पब्लिसिटी भी बहुत अच्छे से हो गया और मेरे क्लाइंट्स बहुत बढ़ते गए दिन ब दिन। तो शुरू का जो ग्रुप क्लाइंट का था वो स्टिल आज भी मेरे साथ है। तो इट्स गिव्स मी हैप्पीनेस कि लोग आके निकल नहीं गए, जुड़ा हुआ कारवां है तो वो साथ चलता गया। तो आपके कोई ऐसा एक जना था जिसने आपकी मदद की हो उस समय, जिसने आपको इंस्पायर किया हो, इनकरेज किया हो, कुछ ऐसा था कोई इंसान आपकी लाइफ में? जी, मदद तो मुझे बहुत जने की, सच में बहुत लकी थी उस टाइम के। हेल्पिंग हैंड्स गॉड ने बहुत अच्छे दिए थे, बट 2-3 लोगों का नाम मैं मेंशन करना चाहूँगी। उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरी गुरु माँ मेरे दी है, जो मेरे गाइड भी रहे हैं उस टाइम पे। एक पेपर में ऐड देखा था, टैरो कार्ड रीडिंग सिखाते हैं, तो वहाँ मैंने फ़ोन किया था और मैंने पूछा था कि मैं बर्न पेशेंट हूँ, आ नहीं सकती हूँ, तो क्या आप मुझे किसी को घर पे भेज सकते हो, और रीजनेबली प्राइस में जो कम से कम करोगे वो मैं देने को रेडी हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है ज़्यादा, बट मुझे पे करना है। तो उनको शायद मेरा जज्बा बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बोला कि हाँ मैं एक को भेजता हूँ। और वो जिनको भेजने वाले थे वो जेंट्स थे, और मैंने इमीडिएट मना किया नाम सुन के, क्योंकि फिर मेरे दिमाग में था कि फिर इन लॉज के उधर ही घर में रह रही हूँ तो वो और कुछ कैरेक्टर पे मेरे बात आएगी। इट्स सैड, बट वो वैसे ही था क्योंकि उनके घर का माहौल वैसा था। और मैंने बोला आई एम सो सॉरी सर, मैं किसी जेंट से नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि मैं सिंगल ही रहती हूँ और मेरे साथ ऐसे ऐसे स्टोरीज हो रहे, तो मैं और चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहती हूँ, होप यू अंडरस्टैंड। और उस बंदे को मुझे उन्होंने इमीडिएट बोला कि आई फील यू आर वेरी ऑनेस्ट, तो मैं आपको एक लेडी देता हूँ, बट आप मुझे 2 दिन का टाइम दो। और उन्होंने वो जिस लेडी को भेजा मेरे पास वही मेरे गुरु रहे हैं, जिन्होंने मुझे बेसिक टैरो कार्ड रीडर और कुंडली सिखाई थी, मिसेस कल्पना काड़े। और वहाँ से फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, तो शी इज स्टिल विथ मी। तो इस दौरान आपके पेरेंट्स कहाँ थे? आपकी जो फैमिली होती है जो कहीं नहीं थे, नहीं कहीं नहीं थे। अगर वो कहीं थोड़ा सा भी सपोर्ट करते, और जब जज ने मेरे पेरेंट्स को कॉल किया था कि आ जाओ उनको बुलाओ, तो शायद जिस तरह से मुझे मेंटली पागल साबित किया इन लोगों ने, या वो टैग मेरे ऊपर लगा उस टाइम, वो नहीं लगता। और मुझे मेरे बेटे के मिलने की तो एटलीस्ट परमिशन मिल जाती, अगर बेटा मेरे पास नहीं देते, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी तो, बट मुझे मिलने का परमिशन डेफिनेटली मिलता। तो आज कहीं ना कहीं गुस्सा नहीं है, मगर नाराज़गी ज़रूर है पेरेंट्स से कि वो एक मॉरल सपोर्ट भी आपने नहीं दिया, और एक बार आने की उतनी थोड़ी बहुत तकलीफ भी नहीं उठाई उसी बेटी के लिए जिसके आपने इतने लाड़ प्यार किए थे। तो इन दौरान वो कहीं नहीं थे। कि पेरेंट्स कैसे, मुझे समझ नहीं आता है वो हार्ट क्यों चेंज हो गया, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। मैंने मामा को एक बार फ़ोन पे पूछा था कि ऐसी क्या घटना हुई कि आपने इतना प्यार करते हुए, मैं सबसे ज़्यादा मैं मामा के क्लोज थी, क्योंकि मामा को सिस्टर नहीं है, तो आई ऑलवेज लाइक अ बीइंग सिस्टर विथ माई मॉम। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आप मेरे से इतने डिटैच क्यों हो गए। उसके ऊपर जो ममा ने जवाब दिया था वो बहुत हर्ट कर गया मुझे, और अभी तक वो मेरे दिमाग में बहुत स्टिक है कि ऐसे कैसे जवाब दे सकते हैं। शी सेड कि हम आपके लाड़ प्यार और नखरे, नाजो नखरे उठाते थे क्योंकि आप बहुत खूबसूरत थे और आप प्यारे लगते थे, आज नहीं कर सकते हैं। मैं 2 मिनट रोई और मैंने मम्मा को दोबारा से फ़ोन किया, फ़ोन कट करने के बाद, कि आपने इतनी बड़ी बात बोली पर मम्मा मेरा फेस जल गया है, इस वजह से वो उतना खूबसूरत आज नहीं है, बट आई गेस एक एज में हर किसी की खूबसूरती कम ज़्यादा के दौर पे चली जाती है, आप जैसे ओल्ड होते रहोगे। मेरा किसी घटना की वजह से जल्दी चला गया है, इतना डिफरेंस है। बट क्या आपको लगता है मेरे खूबसूरती के साथ साथ मेरा जो हार्ट है वो भी चेंज हो गया है और वो भी बदसूरत हो गया है, मेरा थॉट प्रोसेस भी बदसूरत हो गई है, मेरा दिल दिमाग आपको नहीं लगता है कि वही है, मेरी सोच वही है। एंड शी सेड ये फालतू की बकवास मुझे नहीं सुननी है, यही सब सुनने के लिए मुझे फ़ोन मत करो क्योंकि मुझे तकलीफ होती है। और उन्होंने फ़ोन रिसीवर पे रख दिया। आपने कोई बात की पेरेंट्स के बाद? नहीं, देन आई डिक्लेयर टू माई होल फैमिली, जो अदर फैमिली था उनके इसमें, कि आज से मेरे लिए मेरी मॉम मर गई, अभी वो जो भी लेडी है वो मेरे पापा की वाइफ है, दैट्स इट।
आपने बहुत टॉलरेट किया है, आई गेस, टू सर्वाइव ऑल दिस। तो अब जब आप अपनी पॉजिटिव लाइफ एस्पेक्ट से देख रही हैं, इतना होने के बाद भी यू हैव बीन एबल टू, काफ़ी लोग होते हैं जो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, काफ़ी लोग, हाँ आपके होते होंगे वीक मोमेंट्स, आई एम श्योर आपके वीक मोमेंट्स होते हैं, मगर ये कि यू बीन एबल टू कम आउट ऑफ इट। बहुत लोग नहीं कर पाते ऐसा, बहुत लोग ऐसा पॉजिटिव नहीं सोच पाते कि दूसरों की हम मदद करना चाहते हैं इतना होने के बाद। क्योंकि आई थिंक वो बहुत डीपली सैडनेस और वो डीपली बहुत कुछ देखा है मैंने, कितना तकलीफ होता है, वो भी चीज़ मेरे दिमाग में, दिल में घर कर गई है कि इतनी तकलीफ होती है तो कोई अगर इतना भी सहारा उस टाइम देता है तो वो बहुत होता है, तो अगर मैं वो दे पाऊँ तो क्यों नहीं फिर। ओके, तो अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखें आपकी लाइफ को, अब आपकी लाइफ है, आपने इतना एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, तो अब जाकर आप हर रोज, आई नो कि आपको माइग्रेन्स होते हैं बिकॉज आप काफी अभी भी यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ फिजिकली, मगर फिर भी आपने मुझे बताया था कि आप एक प्रोजेक्ट करती हैं एल्डरली के लिए। जी। सो उससे पहले मैं एक बात बताऊँ कि हम कैसे मिले। हमारी मुलाकात हुई थी आपके इस प्ले में, आप न्यूयॉर्क आए थे जी, और वो प्ले था निर्भया जी। तो मैंने आपको वहाँ पे देखा था, आपकी स्टोरी सुनी थी, तो बाद में आकर मैंने आपसे बात की थी, फिर मैंने आपको फेसबुक में ऐड किया। उसके बाद जब मैं इंडिया आई थी, मैंने कहा कि मैं इंडिया आ रही हूँ, मेरा भी थोड़ा हेजिटेंट था कि क्या बोलूँगी, मैं बस मिलना चाहती थी आपसे, नॉट टू डू एनीथिंग, बस ऐसे कि चलो मिलते हैं, मैं मिली हूँ आपसे एक बार, तो मेरे आप एक्टिव भी हो, मैं भी करती हूँ एक्टिंग, तो मिलजुल लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा था उस समय मिलकर निर्भया में, जब आपने अपनी फिर से उस समय भी आपने अपनी स्टोरी शेयर करी थी, उस समय भी, उस समय काफ़ी वो प्ले ही ऐसा है कि सभी के आंखों में आंसू थे और सभी रो रहे थे। तो उस एक्सपीरियंस के बाद आपने डेफिनेटली वो प्ले किया निर्भया। तो अब आपने कहा कि आप साइड में ऑल्सो एनजीओ में काम करती हैं जो एल्डरली के काम करती हैं, तो ये कैसी रही एक्सपीरियंस आपकी, निर्भया में कैसे आई आप, और आप ये जो एल्डरली का काम करती है वो क्या है आपका जो प्रोजेक्ट है? एल्डरली के लिए मैं करती हूँ, हमारे यहाँ नायगांव में भी एक एल्डर लेडीज़ के लिए ओल्ड एज होम है, जहाँ पे जितना टाइम मिल सकता है उस टाइम को निकाल के हम भागते हैं कि वहाँ काम कर पाए। वहाँ पे हमने मेरे कुछ फ्रेंड्स के मेरे बर्थडेज भी हमने सेलिब्रेट किए हैं कि यहाँ वहाँ जाके करने से बेटर है कि उनके साथ करें। उतने लोगों के फेस पे जो स्माइल होती है वो प्राइसलेस है, वो कहीं और आपको मिल नहीं सकती है। फेक स्माइल्स मिलेंगे, दिल से जो निकलता है वो स्माइल कम होता है। तो इसलिए वहाँ पे जाके भी हम थोड़ा बहुत काम करते हैं, उनको जो नीड्स होती है वो प्रोवाइड करने की कोशिश भी हम बहुत बार अपनी तरफ से करते हैं। जैसे उनको पानी लगता था और उनके पास बिस्लरी पानी आता था और वो इनफ नहीं हो रहा था, तब 22 लेडीज से अब 18 है, उसमें से 2 निकल गए और 2 की डेथ हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। तो क्योंकि वो सारे 50+ 60+ लेडीज़ है जिनके बच्चों ने उनको घर से निकाला है, प्रॉपर्टी लेके उनको रास्ते पे छोड़ा है, आता हूँ बोला है, या किसी ने बोला 15 दिन के लिए आप ओल्ड एज होम में रख लो, मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, घर में देखने के लिए कोई नहीं है, ऐसे ऐसे करके छोड़ चुके हैं माँ बाप को लोग। वो सारे लेडीज़ वहाँ पे हैं, उनके लिए जाके उनको बिस्किट्स वगैरह प्रोवाइड करना है, मिल्क प्रोवाइड करना है, दाल चावल खाने की चीज़ें कम पड़ती है तो वो प्रोवाइड करना है। तो वो जैसे उनका मैसेज आता है, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में मैसेज डालती हूँ कि आई नीड 10 kg चावल, तो लोग कि आप लोग अपने अपने पैसे जोड़कर एक साथ। कई बार होता है कि मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि स्नेहा वहाँ तक आके चावल नहीं दे सकते तो तेरा अकाउंट नंबर दे दे, तेरे इसमें पैसे डालती हूँ, उसमें से जितना आता है तू लेके दे दे वहाँ का वहाँ। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको देने के लिए आना है, वी वांट टू स्पेंड सम टाइम विद देम, तो इट्स गुड कि वो भी आते हैं और वो देते हैं। तो एक तो उनका डायरेक्ट कनेक्शंस हो जाता है उनके साथ, उनको भी पता है वो कहाँ पे क्या चीज़ें दे रहे हैं, फ्रूट्स देना है तो वो देख के देना पड़ता है कि उस एज में वो क्या खा सकते हैं, क्या उनके लिए गुड जाता है। हम छोटे मोटे फंक्शंस भी वहाँ करते हैं, अपने बर्थडे सेलिब्रेशंस, तो भी हमको देखना पड़ता है कि इडलीज है, थोड़ा राइस है, ऐसी चीज़ें हमको मैनेज करनी पड़ती है कि वो खा पाए और उससे उनको प्रॉब्लम नहीं हो पाए। तो एक चीज़ बहुत सुकून देती है। उसके अलावा मैंने पलाश फाउंडेशन के लिए काम किया था, बर्न पेशेंट्स के लिए, वो जो काम करते थे उनके लिए कि उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है कि उनका थोड़ा बहुत अगर ब्रेन आप क्लीन करते हो उनको थोड़ा, और उनको अब समझाते हो कि वो मोस्टली फेस कवर करके चलते हैं, जैसे मैं भी मोमेडियंस की तरह पूरा फेस कवर करके चलती थी शुरुआत में, बर्न भी था बहुत
इचिंग भी होता था और एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी चला जाता है क्योंकि आपके फेस पे इतने सारे मार्क्स और वो सब आना शुरू होता है। आपने मुझे एक बार मेंशन किया था कि आपको काफी लोगों ने ऑफर भी किया था जी कि आप प्लास्टिक सर्जरी कराएं, जी। तो आपने उसे रिफ्यूज किया है, तो क्यों किया है? रिफ्यूज नहीं किया, मैंने उस चीज को पास ऑन किया है, मैं कह सकती हूँ। मेरा जब निर्भया शोज हो रहे थे उस दौरान मुझे लोगों ने देख के बहुत बार ऑफर किया हुआ है और मेरा जो स्त्री शक्ति इंटरव्यूज आए थे उसको देख के ऑफर आए थे। फेसबुक पे यहाँ वहाँ लोग मैसेजेस डाल रहे थे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स कर रहे थे कि हम आपकी सर्जरीज के लिए पैसे देना चाहते हैं। तो मैंने उस चीज को पास कर दिया था कि मुझे नहीं, इस पर्सन को ज्यादा नीडेड है क्योंकि अब मुझ में वो कॉन्फिडेंस है एंड आई एम ओके विथ माई फेस, आई लव माई फेस राइट नाउ बिकॉज वो मेरा आइडेंटिटी बन चुका है अभी और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे क्लाइंट्स को मेरे फेस से दिक्कत नहीं है, उनको स्नेहा कैसे दिखती है इससे ज्यादा उनको स्नेहा क्या रिजल्ट्स देती है, स्नेहा क्या सर्व करती है, स्नेहा क्या परफॉर्म करती है, ये मायने रखता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो किसी ने सच्ची कहा कि जो सुंदरता होती है ना इंसान की, वो अंदर से ही होती है, बाहर से नहीं होती। थैंक यू। तो बाहर तो ये होता है कि मैं भी सोचती हूँ, इट्स वेरी इंस्पिरेशनल, क्योंकि मैं भी कभी सोचती हूँ, मैं एक्टर भी हूँ और वो भी करती हूँ, तो मैं थोड़ा वेट गेन कर लेती तब बारी करती हूँ, एक दिन बाल सही नहीं है तब बारी करती हूँ, तो माय गॉड। तो ये सोचकर कि अगर आप अपने आप को हर रोज सुबह मिरर पे सामने जाकर देखें तो आपको कैसे फील होता होगा। मैंने एक बार आपकी वो पढ़ी थी पोइट्री की, आपने पोस्ट की थी, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, तो मैंने इस पर रिस्पॉन्ड किया था आपको जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वाह, मैं हमेशा जब भी मैं इन चीज़ों को देखती हूँ ये मुझे रिमाइंड करता है कि हमें थैंकफुल होना चाहिए जो हमारे पास है अभी इस मोमेंट पे। कल का तो पता नहीं है हाँ। किसी को भी, मगर ये कि आप जी सकते हो हर रोज अपना मिरर में देखकर और फिर भी इतनी स्ट्रेंथ है कि यू कैन गो आउट एंड फेस द वर्ल्ड। इट्स समथिंग टू से, वेरी करेजियस। Thank you. Wow, it's like really surprising, yeah. तो हाँ, तो फिर वहीं से मेरा कहना था कि ऐसी बहुत सारी एसिड अटैक विक्टिम्स है, बर्न लेडीज है जिनको रियली सर्जरीज की ज़रूरत है, जिनका कॉन्फिडेंस जा चुका है। अगर उनको थोड़ी बहुत सर्जरी मिल जाती है तो वो अपने आप में खड़े हो सकते हैं, बाहर निकल के कुछ काम कर पाएंगे, उनको किसी के दया पे जीने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो चीज़ों को मैंने डाइवर्ट करके बोला था, इस पर्सन को नीडेड है, उस पर्सन को नीडेड है, और मैंने उनके लिए वो पास ऑन कर दिया था, बस थोड़ा डायरेक्शन चेंज किया था। आई डोंट रिफ्यूज दैट, आई सेड कि मेरी बजाय इनको कर दो। और उन लोगों ने भी बहुत प्यार से वो चीज़ें और वो पैसे उन तक पहुंचाए क्योंकि उनको भी शायद ये थॉट अच्छा लगा होगा कि हाँ, उनको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी एक, और फिर आपने मुझे उस दिन काफ़ी सुंदर से बोला था कि मैंने तो जी लिया, मेरे पास कॉन्फिडेंस भी है, मैं इस सूरत से काफी लोगों की मदद कर सकती हूँ। yes. तो मैं क्यों ना करूँ, इसी में मैं खुश हूँ अपने आप से। मैं अपने आप से, मेरे फ्रेंड्स बोलते भी है तू खुद की ज्यादा लाडली है, इसे हंसते यहाँ खुद की बहुत लाडली है। तो लोग बोलते तुमको देख के हम जीना सीखते हैं। तो वही चीज मैं बोलती हूँ, मेरी आइडेंटिटी, मेरा फेस बन चुका है एंड आई एम ओके विद दैट। माई फ्रेंड्स, माई फैमिलीज, एवरीवन ओके विद दैट। तो जिसको जरूरत है उसको दे दो। अगर ये मेरी हेल्प है, गॉड बता रहा है कि ये तुम्हारी तरफ आ रहा है और तुमको डाइवर्ट करना है, तो ये मेरा नहीं, उसी का थॉट होगा जो मैंने दे दिया सामने, वो उसका था, उस तक पहुंचा दिया, दैट्स इट। तो अभी आपने मुझे बताया था कि आपके 2 ड्रीम्स हैं जी। तो फिर मैंने आपके ड्रीम्स सुने, तो मैंने कहा कि एक बार मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी। आपको भी पता है कि जर्नी बहुत ही लंबी है, पैसे काफी चाहिए जो आपका ड्रीम है जी। जो सेकंड ड्रीम है, होपफुली यहाँ पे कोई मदद करता, मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ जी। तो अपना पहला ड्रीम बताएंगे या दूसरा ड्रीम? मैं दोनों ड्रीम्स बताऊंगी, बट उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा 2 लाइंस बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, क्योंकि जब आपसे मिलने में मुंबई आप आ रहे थे और आपने मिलने के लिए बोला था, तब ये कोई थॉट नहीं था कि आप मेरे लिए वर्क कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जिस तरह से आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया कि मैं आपके साथ आपके ड्रीम के लिए जुड़ना चाहती हूँ, दैट इज़ रियली हेल्पफुल। और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे सपने की शुरुआत यहाँ से हो रही है। वो कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा कि नहीं होगा, दैट आई डोंट नो। और उसको मुझे, वो बात की बात है, मुझे इस चीज की खुशी आज मिलती है कि एटलीस्ट मैंने अपना कदम बढ़ाया है उस तरफ, और मुझे वो गिल्ट फील नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की है। तो वो ड्रीम मैंने आपको थॉट में रखा और आपने बोला ओके लेट्स स्टार्ट। तो वो मेरा पहला ड्रीम है कि मुझे एक ऐसी एम्बुलेंस बनानी है जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस हो और वो
प्रोवाइडेड फैसिलिटीज वहाँ पे प्रोवाइड कर पाऊँ कि इंसान उसके घर के डोर से हॉस्पिटल के डोर तक पहुँचने तक उसकी डेथ ना हो। जैसे कि एम्बुलेंस होती है, तो वैसे एक एम्बुलेंस मुझे बनानी है, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ नियर बाय वसई नायगांव विरार की तरफ का एरिया है ये मुंबई का। वहाँ पे मैंने पिछले अभी मुझे 6 साल होंगे वहाँ रहते हुए, मैंने कुछ डेथ वहाँ पे ऐसे देखे हैं कि वो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए, इसलिए ऑन रोड उनकी मौत हो चुकी। तो वो चीज मुझे बहुत डर देती है, इसलिए कभी कभी लगता है कि वो घर बेच के कहीं और आ जाऊं, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाऊं, बट फिर उससे मैं अपनी जान बचाऊंगी। व्हाट अबाउट अदर्स? उसके लिए किसी ने तो एक कदम आगे उठाना होगा, देन व्हाई नॉट मी? डर कर भागने से अच्छा है कि मैं ऐसी कुछ फैसिलिटी वहां ले पाऊं। इसलिए मैं उस चीज पे वर्कआउट कर रही थी कि एक ऐसी मोबाइल वैन, मुझे एम्बुलेंस मोबाइल मिले कि उसमें 2-2 घंटे के लिए डॉक्टर काम करने को रेडी हो रहा है। मैंने जब पूछा था कि आप 2 घंटे के लिए आओगे क्या, तो बोला हाँ ऐसा कुछ है तो हम लंच टाइम के टाइम पे आके आपके यहाँ 2 घंटे काम करेंगे। कोई बोल रहा है मैं इवनिंग के टाइम आऊंगा, कोई बोलता है मेरा क्लिनिक खत्म होने के बाद रात को मैं आऊंगा। तो इस तरह से अलग अलग लेवल के डॉक्टर्स मुझे वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगे जो काम करने को तब रेडी थे। काफी डॉक्टर्स करते हैं ना वॉलंटियर वर्क की, हमारे वहाँ पे मोबाइल बैंस होती है, तो वॉलंटियर टाइम होता है, तो काफी लोग डॉक्टर्स भी थोड़ा काम करना चाहते हैं। इवन न्यू कमर्स भी चाहते हैं कि वो भी आके एक प्रैक्टिस के दौर पे उनको वहां पे काम करना है, और काफी लोग वॉलंटियर भी करना चाहते हैं। तो ये तो तभी मुझे ये बहुत आइडिया अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है, तो ये कि मैंने फिर आपसे पूछा भी कि आप डॉक्टर्स को कैसे लाओगे, फिर नर्स को कैसे लाओगे, आपने कहा ये बातें करेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये तो है, मगर ये कि जो मोबाइल वैन होता है वो बहुत महंगा होता है। एटलीस्ट जो मैंने अपनी थोड़ी सी रिसर्च की, ज्यादा नहीं की है, अगर मैं US डॉलर्स में सोचूं तो $70,000 to $80,000। यस, इन इंडियन रुपीज इट्स लाइक अप टू 50 lakhs। ओके। यस, तो हमारा ये आइडिया है कि हम अपनी तरफ से एक ऐसी फुटेज बनाएंगे और लोगों को पूछेंगे कि डोनेट, हेल्प अस टू डोनेट, एंड देन वी विल टेक इट फर्दर फ्रॉम देयर। जब वैन मिलेगी उसके बाद ऑफ कोर्स वी हैव टू लीगली डू इट, काफी पेपर वर्क होगा, काफी रजिस्ट्रेशंस होंगे, ये तो हमें पता है, ये सब इन्वॉल्व होगा उसमें। मगर ये आपका पहला ड्रीम था कि एक वैन, मोबाइल वैन हो। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास करने का जज्बा है, मेरे पास मेहनत करने की तैयारी है, मेरे पास देने के लिए टाइम है, मेरे पास मैन पावर है जो मेरे लिए खड़ी हो जाएगी कि आपके लिए हम कुछ टाइम के लिए सेवाएं भी प्रोवाइड करेंगे, कि हम थोड़ा थोड़ा हमारा टाइम भी देना चाहते हैं। अभी भी मैंने थॉट, मेरे एरिया में जब बोला कि मेरे को ऐसा करना है, क्या यहाँ पे मुझे रखने के लिए परमिशन दोगे अपने प्रीमाइसेस में, एंड एवरीवन इज लाइक व्हाई नॉट, आप दे दो, हम उसके लिए, आपको चाहिए ना, आपको ड्राइवर नहीं है तो हम ड्राइव करेंगे। मेरे रेसिडेंशियल पीपल वो भी करने को तैयार है कि डोंट वरी अबाउट ड्राइवर्स, कभी भी आ जाता है आप बोल दो, हम ड्राइव करके यहाँ से वहां तक लेके जाएंगे, डोंट वरी। ओके, तो ये है कि आपका गुड बैकअप वो है, बस वो है कि वो मोबाइल वैन है जो एक टाइम लगेगा कॉस्ट के, लोगों को विलिंगली डोनेट करना चाहिए, एंड इट शुड कम फ्रॉम द हार्ट। गुड हार्ट से गुड प्रोसेस होता है, प्रोग्रेस होता है हर चीज में। तो स्नेहा, हमने आपकी पहले ड्रीम के बारे में बात की है, तो अब अपने सेकंड ड्रीम के बारे में बताइए हमें। जी, ये भी ड्रीम मेरा इसी तरह का है जो मुझे दूसरों के लिए करना है। वो भले दूसरों के लिए हो, पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देगा उतना ही जितना मुझे मेरा मोबाइल वैन एम्बुलेंस खुशी देगा। ये सपना मेरा दूसरा सर्वाइवल के ड्रीम्स को पूरा करने वाला शो मुझे एक टीवी पे चाहिए था। इसी से रिलेटेड 1-2 शोज़ मैंने देखे कि आपके ड्रीम्स पूरे करते हैं, पर मुझे स्पेशली सर्वाइवल का शो चाहिए जो सर्वाइवल के ड्रीम्स पूरे करे। सर्वाइवल स्पेशली इसलिए मैंने चुना है क्योंकि किसी न किसी तरह का बहुत बड़ा हादसे से हो गए हैं, एक्सीडेंट में पाँव गया है, बर्न है, एसिड अटैक है, किसी तरह का अलग तरह का विक्टिम है, या डोमेस्टिक वायलेंस है, कुछ भी किसी भी तरह के सर्वाइवल हो, तो मुझे उनका वो ड्रीम कंप्लीट करना है। जो उनको लगता है कि मरने से पहले शायद मेरा ये ड्रीम कंप्लीट हो तो मैं भी मरने को तैयार हूँ, जैसे मुझे कुछ साल पहले फील होता था अगर मेरा ये सपना कंप्लीट हो जाएगा तो मैं मरने को भी तैयार हूँ, फिर मुझे कुछ जीने की इच्छा नहीं है, वैसा उनके भी दिमाग में होगा। तो मुझे लगता है वो अगर मैं कर पाऊँ, उनकी वो छोटी सी ख्वाहिश एक पूरी कर पाऊँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी जितनी उनको मिलेगी। तो होपफुली कोई ऐसा इंसान होगा जो आपका आज इंटरव्यू देखेगा जब हम करेंगे, तो मे बी कोई जानता होगा, किसी को भी जानकारी हो तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए कि स्नेहा जी को हेल्प मिल जाए अपने प्रोजेक्ट ले। और आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि इट्स सो इंस्पायरिंग कि इतनी छोटी उम्र में आपने बहुत कुछ डील किया है, और
एक के बाद एक चीज़, ये नहीं कि आपको एक सिचुएशन हुई है फिर ये नहीं कि आप डिप्रेस होकर आपने अपनी ज़िंदगी को गिव अप कर दिया, काफ़ी लोग ऐसे भी करते हैं। तो इसलिए बहुत इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी, क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया और आप हम डे टू डे लाइफ में अपनी सिचुएशन को देखकर, कभी माइग्रेन हेडेक्स, कभी ब्रीथ नहीं कर पाती प्रॉपर्ली, उसको भी देखकर फिर भी आपने अभी तक गिव अप करना वो नहीं किया। आपने ये सोचा कि इससे अच्छा तो मैं लोगों की मदद कर दूँ, और ये इट्स वेरी इंस्पायरिंग एक्चुअली। मैं आई डोंट नो वर्ड्स, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं कि मैं आपके लिए क्या बोलूँ, क्योंकि इट्स अमेजिंग कि एक इंसान इतना गोज थ्रू सो मच इन लाइफ। ये अब आपकी 10 साल की जर्नी हो गई है शायद, ऑलमोस्ट 10 years now since it all started. It's 13 years. 13 years and you've been able to survive and be happy and still smile. और अभी भी लोगों के फेसेस में खुशी देखना चाहती हैं। That's very very inspiring कि लोग कहते हैं ना कि smile can cause smile, it's contagious. इसके दो रीजंस हैं मेरे पास ज्योति। एक तो मैं अपने आप में बहुत खुश इंसान हूँ, मुझे रोते हुए रहना पसंद ही नहीं है, और मुझे जब सच्ची स्माइल दिखती है किसी के फेस में, वो चीज़ मुझे दिल में बहुत अंदर तक खुशी देती है। तो आई एम लिटिल सेल्फिश कि मैं अपनी खुशी के लिए भी लोगों के चेहरे पे स्माइल देखना चाहती हूँ, ये मेरा फर्स्ट रीज़न है। और सेकेंड रीज़न इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, जो मेरे लाइफ से कनेक्ट करता है, जो मेरे फेस पे स्माइल देता है, वो है मेरा बेटा। मुझे था कि जब सबने उसको बोला हुआ है कि तुम्हारी मामा पागल है, जो मेरे माँ ने भी मेरे रिलेटिव्स को बोला था, और उनको वो बात समझते समझते 2012 आ गया था। 2009-10 में लोगों को समझा कि मेरे पेरेंट्स ने झूठ बोला है कि मैं पागल हूँ। तो मुझे था कि मेरा बेटा अगर कहीं से भी गूगल सर्च कर पाता है और स्नेहा जावले टाइप करता है तो उसकी माँ के बारे में की सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाए, उसको मुझे ढूंढना, मुझे सर्च करना बहुत इजी हो जाए। वो भी चीज़ थी कि मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँ, अपना एक आइडेंटिटी बना पाऊँ। होपफुली इस जर्नी में आप अपने बेटे से मिल पाएंगी। आई होप, आई प्रे गॉड विलिंगली। अगर आपका दिल सही है और अगर आप बिलीव करती है, जरूर होगा। आई बिलीव इट होगा। इवन आई बिलीव दैट। सो होपफुली आपका सन विल someday meet you and I really pray to God for that. Thank you. And क्योंकि आपने इतना जो दुनिया का करी है, होपफुली आपको भी कुछ वापस मिले, और आपकी यही है कि आप मिलना चाहते हैं अपने सन से, और होपफुली आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हाई लेवल पे जाएं और कुछ कर पाए जो आप करना चाहती है दुनिया के। सो होप प्लीज पीपल, प्लीज सपोर्ट दिस प्रोजेक्ट। एक हमें जितना भी दे सकते हैं आप, इवन इफ इट्स $1 मेक्स अ डिफरेंस। ₹1, $1, एवरीथिंग मेक्स अ डिफरेंस। कंबाइंड टुगेदर it causes something. So प्लीज, अगर दुनिया में हर एक जना ₹1 जाकर दे दे या $1 दे दे तो कितना बन जाएगा? बहुत हो सकता है, बहुत बन जाता है। सो ये कि ये हम लोगों की मदद के सोच रहे हैं जिन लोगों के पास वो फैसिलिटीज नहीं होती कि वो ड्राइव करके जा पाए हॉस्पिटल, और कैसे बैड फील करते उस समय, अगर उसमें उनकी कोई मदद कर दे, इट्स एन ऑनर। एक जिंदगी बच जाती है। यस, सो होपफुली कुछ ऐसा हो। एंड थैंक यू फॉर कमिंग आउट, अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। इट्स वेरी हार्ड, it's very courageous कि आपने अपना स्टोरी बताई है and be able to talk about it over and over again because people want to know what's happening. Just small request for everyone, जो भी देख रहे हैं उनको अगेन मैं वही चीज़ रिपीट करना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत पैसे नहीं हैं, मगर मेरे पास थोड़ा टाइम है, मेरे पास करने की ज़िद है, मेरे पास करने की चाह है, मेरे पास मैन पावर है, जो इस चीज़ को हम लॉन्ग टर्म तक कायम लेके जाएंगे। एंड आई प्रॉमिस इसमें से कोई भी पैसे आपके ना वेस्ट होंगे ना गलत चीज़ के लिए यूज़ होंगे। मैं अपना सर्वाइवल कर रही हूँ और उसमें मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं लोगों के चेहरे पे स्माइल देखना चाहती हूँ, कुछ जिंदगियों को बचाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ 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 हेल्प माय प्रोजेक्ट। थैंक यू। स्नेहा जी ने आज हमें इंस्पायर किया है एंड आई नो शी विल इंस्पायर मोर वुमेन एंड पीपल होपफुली इन द फ्यूचर। सो थैंक यू एंड प्लीज सपोर्ट अस। नमस्ते। वेरी गुड। Hi, I'm Sneha. Please help my project. I'm a mobile ambulance van. आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं www.rvpco.com. Thank you. Namaste.